हाँ, तो प्यारे प्रतिभागियों, एक बार पुनः आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके पास एलडीसी की जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए जो सवाल हैं, पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो मेरे हिसाब से काफ़ी इजी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। थोड़ा सा फोकस रखिएगा। इसमें जहाँ तक देखा गया एस्थेटिक्स है आपका, मतलब मेंस्ट्रुएशन को अच्छे से कवर किया गया है, लेकिन लेवल जो है वो इतना हार्ड नहीं है। तो चलते हैं, जो पिछले सालों में कुछ पूछे गए 10-20 सवाल हैं उनको सरल करते हैं। पहला सवाल है, दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन निकालिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माध्य विचलन क्या होता है। माध्य विचलन, विचलन का मतलब होगा जैसे आपके पास आंकड़ा है एक्स आई, आई का मतलब इंडेक्स 1 2 3 4 5 है, जो भी है उसमें से आप एक्स बार घटाएंगे, ठीक है। तो माध्य से लिया गया माध्य विचलन हो गया, माध्य से लिया गया माध्य विचलन। यदि आप प्रत्येक आंकड़े में से क्या घटाएंगे, एम, तो माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन हो गया। यदि आप z घटाएंगे तो बहुलक से लिया गया माध्य विचलन हो गया। तो करना क्या है, आपके पास x1 x2 x3 x4 ऐसे आंकड़े हैं ना जो xi, उनमें से सब में से क्या घटानी है, माध्यिका। अब ध्यान दीजिए, इनका मोड ऑफ लेना है, यानी केवल यहाँ पॉजिटिव चीजें कैलकुलेट की जाएंगी। फिर जो आपके पास विचलन, इस चीज को बोला जाएगा विचलन, जो यहाँ आएगा इनका अंतर, किसका, आंकड़े और माध्यिका का अंतर जो आएगा, ये सब विचलन आ गए। अब इन विचलनों का आपको क्या लेना है, माध्य लेना है। अब विचलनों का माध्य कैसे लेंगे, सारों को जोड़ के जितने आंकड़े हैं, यानी एवरेज लेंगे इनका, किसका, ये जो डिफरेंस आएगा इन डिफरेंस का वो लेंगे, ठीक है। डिविएशन जिसको आप बोल रहे हो, तो डिविएशन एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, डिफरेंस है, विचलन को हम अंतर कह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माध्यिका से लिया गया था, तो सबसे पहले इसकी माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को क्या करते हैं, क्रम में लिखते हैं। माध्यिका होता है क्या, जो मध्य पद है, एग्जैक्ट जो सेंटर पॉइंट पे जो डेटा है वो माध्यिका कहलाएगा। तो उठाते हैं इस डेटा को। सबसे पहले इसमें डेटा है आपके पास, सबसे छोटा 30 हो गया, 30 के बाद इसमें 34 है, 34 के बाद इसमें 38 है, 38 के बाद इसमें 40 है, 40 के बाद इसमें दिखाई दे रहा है 42 है, 44 है, 44 के बाद इसमें 50 है, 50 के बाद 51 है, 60 है और 66 है। काउंट कर लेते हैं कितने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, तो 10 हैं। तो हमें जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए। वैसे आपको 10 की जरूरत भी नहीं थी, आपको जरूरत थी 5, 10 हैं तो मिड पॉइंट कौन सा मिलेगा, मिड पॉइंट मिलेगा पांचवा और छठवां। तो पांचवा और छठवां, जैसे आपके पास ये 4 हो गए, इधर से भी ये 4 हो गए, इन दोनों के बीच में मिलेगा। तो आपको इससे आगे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, चाहो तो। ये तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया। कंपटीशन कर रहे हो तो छोटी छोटी चीजें देखो। 43 यहाँ रह गया, 43 कौन आ गया, माध्यिका। अब सब में से 43 घटाते हैं, तो सब में से 43 घटाते हैं। फिलहाल जैसे घटाने के लिए रख सकते हो तो यहाँ रख रखो, बाकी 43 आप इसमें से घटा लो। तो जैसे यहाँ था 44 के बाद वापस में लिखो, यहाँ 50 था, 60 था, 44 के बाद था इसमें 50 60, 50 51 और 60 66, 50 51 60 और 66, ये 4 आंकड़े थे। तो इसमें मतलब घटाने में आसानी रहेगी। 43 घटाएंगे तो यहाँ 13 आया। अब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेना आपको, सीधा पॉजिटिव लेना है सारा। तो ये 13 आ गया, इधर इसमें से 43 घटाया तो 9 आ गया। ये इसमें से आपने 43 घटाया, 43 में से इसको घटा लो तो ये आ गया 5, ये आ गया 3, ये आ गया 1, ये भी आ गया 1, ये आ गया 7 और 51 है तो ये आ गया 8, ये 60 है तो ये आ गया 17 और ये 66 है, तो 17 और 6 23 हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए सबको, तो ये हो गया आपके पास जैसे 13 9 13 22, 22 5 आपके पास हो गया 27 3 30, 30 1 31 32, 32 7 32 8 40 7 47, 47 और ये आपके पास हो गए 40, ये खुद हो गए, तो 47 और 40 हो गए 87। आंकड़े थे आपके पास 10, तो 87 में 10 का भाग देंगे 8.7। स्टेप्स क्या क्या थे आपके पास, स्टेप्स थे, माध्यिका फाइंड आउट करो, दिए गए आंकड़ों में से माध्यिका घटाओ, यानी तरीका ये था x माइनस एम मोड ऑफ, इनका सबका समेशन करना था, एक्स आई आई से लेके एन तक, ठीक है। और जितने डेटा थे उनका भाग लेना था, जैसे सिग्मा एफ जिसको कह सकते हो आप, या एन का आप कह सकते हो, इसमें एन का क्या देना था, भाग। ये था माध्य विचलन। चलते हैं आगे।
किसी आवर्ती बंटन में माध्य और माध्यिका क्रमशः, ये लगभग प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। तो रिलेशन क्या होता है इसका, 3m इज इक्वल टू 2x बार प्लस जेड। याद रखिएगा 3 गुणा माध्यिका, 3 इधर है 3 इधर है, 2 माध्य और एक बहुलक हमेशा अकेला रहता है। माध्य में 2 अक्षर है तो 2 मानो, माध्यिका में 3 है तो 3। कैसे भी याद करने की कोशिश इस तरीके से रखो, 3m बराबर ही होता है। आपसे क्या पूछा, बहुलक, तो z इज इक्वल टू हो गया 3m माइनस 2x बार। तो z बराबर लगा दीजिए 3 गुणा m दे रखा है आपको कितना 55 माइनस 2 गुणा माध्य दे रखा है 52 x बार। तो ये हो गया 55 तिया 165 और 52 दूनी 104। इसमें से ये गया तो ये हो गया 5 में 4 गए 6 61। ये लो, ये आपका आंसर आ गया 61। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था आपके पास। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, दो समान घन है जिनके प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके छोरों को जोड़ के घना बनाया गया। तो देखिएगा 2 घनाभ होंगे, जैसे 2 ईंट हैं, 2 ईंटों को हम जोड़ देंगे, या 2 क्यूबिक फॉर्मेट के बॉक्सेस हैं, हम उनको ऐड कर देंगे तो उनके जो बीच की एक एक सरफेस है वो जोड़ने के दौरान क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी जैसे एक डिब्बा लियो घन का, उसके ऊपर कलर करना है चारों, तो 6 सरफेस है, 6 जगह कलर कर लिया। फिर दूसरा डिब्बा लिया, उस पर भी 6 जगह कलर कर लिया। अब मान लो उनको ऐसे चिपकाना था, तो आप सोचोगे ये क्या करा, अब तो जो 2 कलर की हुई सतह आपस में चिपक गई। तो यदि चिपकाने के बाद कलर करते तो हमें 6 की बजाय 5 पे ही कलर करना पड़ता है, 1 पे, तो दोनों पे 10 पे। तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला आप यहाँ क्या लगाएंगे, इसमें आपको दे रखा है वॉल्यूम, आयतन जो है वो 64 क्यूब है, ठीक है। तो ऐसे भुजा कितनी हो गई, 4 हो गई, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है, भुजा के क्यूब क्या है 64, तो 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो भुजा हो गई 4। तो इसका एक सरफेस है ना, सिंगल सरफेस, इसका एक फलक जो है, एक फलक पृष्ठ तल सतह, उसका एरिया हो गया एक फलक का क्षेत्रफल। भुजा स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, एक सरफेस 16 की है। तो दोनों का अलग अलग 96, 16 6 96, 16 6 96, या तो ऐसे निकालो 4 8 बना के। मैं आपको सीधा बताऊं, 2 सरफेस खत्म हो जाएंगे तो 10 सरफेस बचेंगे, तो 10 सरफेस बचेंगे तो 16 दाया हो गया 160। सीधा कंपटीशन में आपको करना भी ऐसे ही है, 160 सेंटीमीटर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन की भुजा की लंबाई क्या है। तो आप जानते हो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन है तो 6 ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर शेप की उसमें 6 स्लाइड्स मान लो आप, या सरफेसेस मान लीजिए, तो 6 स्क्वायर होती हैं। तो 6 स्क्वायर का मतलब हो गया 1014। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1014 डिवाइड बाई 6। 6 का भाग दोगे 6 कम 6 बच गए 4, 41, 6 6 36, बच गया 5 54, 9 6 54। ए स्क्वायर 169 है तो ए इज इक्वल टू 13 हो गया। नेगेटिव हम लेते नहीं, क्यों, क्योंकि घन की भुजा क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकती। 13 मीटर आपका आंसर आ गया। अगला ये पूछ रहा है वर्त का व्यास उसकी परिधि से 100। अब इस सवाल को आप कंपटीशन में कितने आसानी से कर सकते हो। देखो आपको पता है 2 पाई आर, ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, 2 पाई आर क्या होता है, परिधि होती है, और 2 आर क्या होता है, व्यास होता है। यदि पाई नॉर्मली 22/7 पे कार्य कर रही है, पाई 22/7 पे कार्य कर रही है, 3.14 नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं कि आर बराबर मैं 7 ले लूं, आर बराबर 7, तो व्यास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 डायमीटर, और परिधि जो हो जाएगी ना वो हो जाएगी 44। ये मोटा मोटा आप 7 14 44 से भी निकाल सकते हो, एग्जैक्ट रेशियो हो गया ये। 2 पाई आर वगैरह के जमाने छोड़ो, कंपटीशन में क्या करना है, आर 14 है तो 7 दूनी 14, तो 44 दूनी 88 परिधि होगी। आर 56 है, 7 8 56, तो 44 को 6 से गुणा कर लो। आर 35 है, 7 5 35, तो 44 5 220, ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ डिफरेंस भी आपको कर सकते हो। तो ये यूनिट्स बन गए आपके पास किसके, त्रिज्या, व्यास और परिधि के। अब ये कह रहा है व्यास उसकी परिधि से 105 कम है, हमारे हिसाब से व्यास जो परिधि से ना 30 कम है, तो सीधा 30 यूनिट का मान कितना दिया 105। भाई इस यूनिट सिस्टम में 44 में से 14 गए 30 हो गए, 30 का मान 105 है। क्या पूछा है, त्रिज्या, त्रिज्या होती है 7। ये लो सीधा सवाल हल करो, तो ये हो गया 30, 15 दूनी 30, 15 7 105, 7 7 49/2, 24.5, ये लो 24 दूनी 48, ये आपका आंसर आ गया। तो सीधे सीधे सवाल आपसे पूछे गए, एलडीसी का नॉर्मल सा पेपर है आपका। अगला इसको हाई डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है बड़े आसान और शानदार है, एक वीडियो बनाऊं मैं इसके लिए, मात्र 10 मिनट में हाई डिस्टेंस कभी भी गलत नहीं होगा। चलो मैं यहीं बना देता हूं, बता देता हूं। मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, यदि यहाँ 45 डिग्री रहेगा सपोज दैट, तो यहाँ भी 45 रहेगा क्योंकि दोनों 90 होंगे, तो 1 1 और √2 इस तरीके से ये काम करेगा। तो यदि ये दोनों बराबर हैं तो आंख मूंद के 45 डिग्री का है। मान लीजिए 45 नहीं है तो फिर यहाँ मिलेगा 30, भाई 30 60 45 तो पूरे ही होते हैं, 90 और 0 रियल में
व्यवहारिक रूप से प्रेजेंट नहीं होंगे प्रैक्टिकली। तो यदि यहाँ 30 है तो यहाँ क्या मिलेगा 60। 60 के सामने वाली भुजा हमेशा याद रखिएगा √3 होती है, किसकी, इसकी। ये 1 है तो ये √3 है तो ये 2 होगा। अब आपको ये दे रखा है, इसका मतलब 2 का मान दिया है, ये पूछा 1 का पूछा। ये यूनिट सिस्टम हो गए, इनको याद रख लो बस, 2 चित्र को खत्म, पूरा हाइट डिस्टेंस खत्म। इसके हिसाब से आप लगाते चलो। तो फिलहाल आपके सवाल पे आते हैं, 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक। देखिएगा उन्नयन अवनमन कोण जो भी है ना, यो एलिवेशन जो है ये आंखों से बनते हैं। तो आंखों से ऊपर की यदि स्पेशली आपको हाइट दे रखी है किसी प्रेक्षक की, तो उससे हाइट से ऊपर का आप कैलकुलेट करिएगा। ये कह रहा है एक आदमी है जो 1.5 मीटर है ऊंचा है, तो यहाँ इसकी आंखें हैं तो एंगल ऐसे बनाएगा। तो इससे ऊपर का सरफेस काम में लेना है, ठीक है। ऊपर का मतलब हाइट काम में लेनी है। ये 22 मीटर ऊंचे टावर से दूर है, ये 22 मीटर ऊंचा टावर है जमीन से। जमीन पे ही प्रेक्षक खड़ा है, जमीन पे ये टावर खड़ा है। टावर है कितना 22, और ये टावर से कितनी दूर है 20.5 मीटर दूर है। प्रेक्षक के टावर से आंख का शीर्ष का उन्नयन कोण, तो ये 1.5 यहां से कट गया तो ये भी बच गया आपके पास 20.5। अब ये 20.5 ये लो, ये होता है उन्नयन कोण। ये यहां से किस नजर से देखेगा, ठीक है। नजरों को ही बोलते हैं, नजरों को उठाना उन्नयन कोण, नजरों को झुकाना अवनमन कोण। कितने डिग्री से नजरें उठाएगा वही अवनमन कोण है। तो यहाँ ये 20.5 है, ये 20.5 है, दोनों में 1:1 का रेशियो है, मतलब 45 डिग्री है। कुछ नहीं लगाना साइन कोस थीटा, जब समान भुजा होती है तो ज्योमेट्री से हो जाएगा। 50 डिग्री का रेडियन में क्या मान है, तो देखो सिखा भी दूं मैं समझा भी दूं यहाँ पे कि एक वर्त के केंद्रीय कोण होते हैं 360 डिग्री, किसी वर्त के समस्त केंद्रीय कोण होते हैं 360 डिग्री। अच्छा यदि हम पाई में बात करें तो कोण जो होता है ना, अपने यहाँ पाई क्या थी साष्टिक पद्धति में, कोण का मतलब होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप जो है ना, चाप आर्क और रेडियस का जो रेशियो है वही क्या है, एंगल है। तो आर्क चाप बटा त्रिज्या, तो पूरी संपूर्ण चाप होती है 2πr और त्रिज्या होती है r। तो 2π जो रेडियन है इसका मात्रक क्या है, रेडियन है, ठीक है। रेडियन मतलब छोटा सा c लिखते हैं अपन। तो 2π रेडियन होता है केंद्रीय, संपूर्ण केंद्रीय कोण। क्यों, संपूर्ण चाप हो गई 2πr और त्रिज्या क्या है r, तो संपूर्ण कोण बने 2π। तो 360 डिग्री किसके बराबर है, 2π रेडियन के बराबर। तो पाई रेडियन का मतलब कितना हो गया 180 डिग्री। तो आपको रेडियन देके पाई पूछे या डिग्री देके रेडियन पूछे तो क्या करना है, अब आपको रेडियन में बनाना है किसको, 50 डिग्री को क्या बनाना है, रेडियन बनाना है। तो 50 डिग्री का रेडियन कैसे लिखेंगे आप, 50 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दें ऐसी संख्या से, तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पाई पैदा करना है तो हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई बाई 180 1 होता है, पाई बाई 180 इसका मतलब क्या है 1 है, और इससे क्या पैदा हो जाएगा रेडियन। तो यदि एंगल डिग्री में दे रखा है तो उसको गुणा कर दो पाई बाई 180 से, और ऑलरेडी पाई में है तो पाई की वैल्यू पुट कर दो 180, दोनों चीजें। तो ये लो 50, ये आ गया आपके पास क्या आ गया 5π/18। ये लो, ये सिंपल सा था। अगला सवाल, अगला सवाल है दो गोलों के वक्र पृष्ठीय का अनुपात। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत बार, रेगुलर मतलब फेवरेट क्वेश्चन एक तरह से। क्या होता है, सिमिलर शेप्स होती हैं, सिमिलर शेप यानी समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां क्या कहलाती हैं, कि जो देखने में एक जैसी होती हैं उनके मेजरमेंट्स अलग होते हैं। जैसे मैंने चैप्टर में आपको एक वीडियो में समझाया भी था कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। दो वर्त हमेशा एक दूसरे के समरूप होते हैं। 3 डायमेंशन की बात करें, दो गोले जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के समरूप होते हैं। दो घन हमेशा एक दूसरे के समरूप होते हैं, ठीक है। दो स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप। इनमें क्या होता है, इनमें मान लीजिए 1 डायमेंशन की बात करें, लंबाई की, चौड़ाई की, ऊंचाई की, माध्यिका, परिधि, परिमाप, है ना, विकिरण वगैरह। तो यदि उनमें दोनों आकृतियों का रेशियो x:y है तो एरिया की बात करेगा तो x² हो जाएगा। और आयतन वॉल्यूम यदि वो 3 डायमेंशन है तो आयतन की बात करेगा तो x³ और y³ हो जाएगा। यानी ये दो गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया, तो क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात, सॉरी रेडियस है, इसमें गोले हैं तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या रहा होगा 2:3। त्रिज्याओं का 2:3 है, व्यास का भी 2:3 है, तो इस क्षेत्रफल में इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो किसका पूछा, आयतन का। आयतन में इस चीज का क्यूब हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। कई बार पूछा गया 8, 27 क्रमशः वैसे लिखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 है, बेलन का आयतन है। तो बेलन का आयतन नॉर्मल सा होता है πr²h। ध्यान दीजिए किसी भी रेगुलर जो सॉलिड है उसका आयतन अपन कैसे निकालते हैं, आयतन क्या होता है, उसमें कितनी चीज डली जा सकती है।
तो कितनी चीज डाली जा सकती है, जैसे भी चीज डालेंगे तो उसका जो बेस है उसके एरिया के अकॉर्डिंग फैलेगी। जैसे बेलन में हम पानी भरते हैं तो पानी की जो शेप होगी वो सर्कल की शेप में आएगा, वर्ताकार रूप में चढ़ता जाएगा ऐसे ऊपर तक। तो पाई आर स्क्वायर हो गया वो सर्कल, और कहाँ तक चढ़ेगा, एच तक। इसलिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। घनाभक क्यूबॉइड के आकार की कोई मान लीजिए टंकी है, उसमें पानी डालेंगे तो एल इंटू बी के फॉर्मेट में आएगा, और कहाँ तक आएगा, एच तक। तो उसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया एल इंटू बी इंटू एच। तो चलिए चलते हैं इसमें आगे। आपको कुछ नहीं करना, पाई का वैल्यू लगा दीजिए 22/7, और आर का वैल्यू क्या है, 7 × 7 × 10। देखिएगा 22 अंत 154, 154 × 10 आपका हो गया 1540 ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपके पास, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है 1:3 है, इसका आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है, तब इसका व्यास क्या होगा। तो देखिए R/H दिया आपको क्या, 1:3। ठीक है, तो R मान लीजिए x है या R है, तो H उसका 3 टाइम है, ये बात बोल रहा है ये। और आयतन कितना दे रखा है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल टू 1078। ये बराबर है 1078 के। तो 1/3 गुणा पाई 22/7। आर को यदि आर मानो तो आर इंटू आर, तो एच को 3R मानना पड़ेगा, क्यों, एच इसका ये है। तो या तो आर मानो या एक्स मान लीजिए, ठीक है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये 3 से आपका 3 गया, तो इधर हो गया आर क्यूब बराबर 1078 इंटू 7/22। ठीक है, 22 से काट लीजिए, और या फिर आप 11 से काट लीजिए। तो 11 दूनी हो गया 22, और इधर हो गया 11 9 99, बच गया 8, 11 8 88, 2 फिर वापस कट गया 49। ठीक है, 4 9 हो गया। अब आर क्यूब बराबर साफ दिख रहा है 4 9 × 7, गुणा मत करिए फंस जाओगे। तो आर बराबर कितना हो गया 7, क्यों 49 × 7 क्यूब दिख रहा है ना 7 का, 7 स्क्वायर और 7 7 का क्यूब, ये छोटी छोटी चीजें। आर 7 है, तो क्या पूछा है, व्यास, तो व्यास हो गया 7 दूनी 14। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला ये समीकरण है ए, तो कितना अच्छा सवाल पूछा है इसने। ए बराबर 1 है और बी बराबर भी 1 है, और ये इस समीकरण का एक क्या है, हल है। तो पी का क्या मान है, अब बताओ, ये कोई सवाल है। 5A + P बराबर 17B, ये है। अब ए की जगह 1 है तो ये 5 हो गया, प्लस P बराबर बी की जगह भी 1 है। बोलो P बराबर क्या आ गया, 17 - 5 12। ये बच्चों जैसे सवाल है, देखो कितना आसान सवाल है। अगला सवाल, ये थोड़ा सा ठीक था, ये इसका हल है। तो हल है तो ये आप लिखोगे 4 + A, यानी ये वाला जो है ये दोनों वजर गुणा करोगे तो इसके बराबर है, तो यही मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। देखिएगा यही कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, देखते जाइए आप। 5 चौका क्या हो गया 20, 20 - 4 है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 20 - 4 है, प्लस 5A - A²। ये तो इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे वाले को कर लेते हैं, बराबर आ जाएगा ऐसा का, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, तो ये हो गया 14 - 2A + 7A - A²। -A² से -A² उड़ाओ पहले, तो द्विघात का लफड़ा ही खत्म हो गया। अब इधर देखो, ये क्या था, 20 - 4 -5 है, तो ये बच गया 20 + A बच गया, कैसे, +5A - 4A प्लस A बराबर, इधर आ गया 14 + 5A बच गया, 7 में से 2 गया, 5 रह गया। अब कर लो, उधर ले जाओ इसको, ये बच गया 6 बराबर, इधर लाओगे तो 4A रह गया, 6 हो गया, उधर 4A। ए बराबर आ गया 6/4। बड़ा आसान सा सवाल था, 3/2 हो गया। ए बराबर 3/2, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, अर्धगोला बेलन शंकु बराबर आधार बराबर ऊंचाई पे। तो याद रखिएगा हमेशा जब भी आपके पास चाहे तो गोला आए, फिर एक आए इसी का बेलन आए, बहुत बार ऐसा सवाल पूछा गया है। ये जब एक ही आधार, यानी इनका सबका रेडियस भी एक ही हो और हाइट भी एक ही हो, ठीक है सबका, तो इनका जो वो होगा क्या, वॉल्यूम, तो इनका वॉल्यूम हमेशा रहता है 2:2 3:1। आप चेकआउट करके देखोगे, इनका तो 1:3 रहना ही रहना है, किसका, बेलन और शंकु का। तो अब यदि आप गोले की जगह अर्धगोला ले लो तो भी वो ही लफड़ा बढ़ेगा, क्यों, अब हाइट कम हो जाएगी, समझ पा रहे हो, ये ऐसे बन जाएंगे। अभी भी क्या रहेगा, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 1 होता है। शंकु 1, गोला 2, बेलन 3, इस प्रकार होता है। कैसे करोगे, आप इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ h बराबर क्या आ जाएगी 2R, क्योंकि R और R क्या है 2R है, h की जगह 2R से रिप्लेस कर दो। यहाँ h बराबर ओनली क्या आएगी, R आएगी,
H बराबर ओनली R। तो फॉर्मूला लगा दो, जहाँ H है वहां R रख दीजिए, अपने आप कट जाएंगी सारी चीजें। सबका फॉर्मूला लगा दीजिए, किसका, वॉल्यूम का। तो ये क्या पूछा है, पहले किसका नाम लिया, अर्धगोला, फिर बेलन, फिर शंकु। तो अर्धगोला होता है 2, फिर बेलन होता है 3, और फिर शंकु 1। तो 231 हो गया आपके पास ये। 123, 231 ऐसे याद रखो कौन सा क्या है। अगला सवाल, धातु का गोला 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, जिसे पिघलाकर उससे आधी त्रिज्या की। अब ये देखिए, जब आधी त्रिज्या की बात आ गई तो आधा तो किसी का भी कर लो, रेशियो वही रहना है, चाहे 2.1 का करो चाहे 2.9 का करो। तो इस हिसाब से 2.1 इज द यूजलेस डेटा, कोई काम का नहीं है ये, कोई काम का नहीं है। आप यदि 2.1 से वॉल्यूम निकालने लग गए तो फंस जाओगे, फिर उसका आधा करोगे और फंस जाओगे। इसका काम ही क्या है कि आपसे टाइम स्पेंड करवाना। तो देखिएगा क्या करना है आपको, सीधा कि मान लीजिए गोला था तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोला। आपने क्या किया, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला मैटर है, आयतन है, ये मटेरियल है पूरा। आपने क्या किया, एक आधी त्रिज्या उठाई है, एक नया गोला बनाया 4/3 पाई ये वाला त्रिज्या का, तो उसका आयतन ये हो गया। अब ये एक छोटा गोला है, ऐसे कितने गोले बनेंगे, तो ऐसे n गोले बनेंगे, मान लो दोनों का, इनका टोटल आयतन इस पुराने के आयतन के बराबर है। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, आराम से देखिए आप, फिर मुजबा नहीं करेंगे, बराबर n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटा 8। अब सुनो, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 1 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 8। तो n इज इक्वल टू 8, ये लो 8 बन जाएंगे। और को आपको 2.1 काम में लेना, ने कोई और चीजें काम में लेनी। तो देखिएगा टाइम स्पेंड कैसे करना है आपको। ये पूछ रहा है 3025 का वर्गमूल क्या है, तो भाई 55 का होता है। कैसे, जिसके आगे भी 5 होता है ना, जैसे A5 ऐसा कोई 2 डिजिट का कोई नंबर है, तो आप इसका सीधा स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, a को मल्टीप्लाई कर दें a+1 से, इससे आगे वाली संख्या से, और साथ में उसके आगे 2 डिजिट लिख दें 25, 5 का 25 कर दें, और a को उससे जस्ट अगले से, जैसे मान लीजिए 75 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 उठाएं, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, और उसके आगे 2 5 ऐड कर दें ऐसे। तो ये हो गया, सिर्फ सीधा ऐड, वैसे जोड़ना नहीं है। 56 25 हो गया जी। अब कोई पूछे 56 25 का स्क्वायर रूट क्या है, तो स्क्वायर रूट जब भी होगा तो ये कंटिन्यूसली x इंटू x+1 की वैल्यू शो करेगा। कौन, ये वाला डिजिट। तो देखते ही आपको पहचान लेना है। जैसे मैंने यहाँ क्या पहचाना, 30 देखा, तो 30 n इंटू n +1, 5 इंटू 6 का दे रहा था, तो उठाना क्या है 5, तो 55 वैसे ही रहना है इसका। ठीक है, जैसे मान लीजिए 95 को 95 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 उठाओ, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 90, 9025, इसका स्क्वायर हो गया। तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो कंपटीशन में काम में आएंगी। अगला देखिए, एक 6 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर पर आवर की गति से बह रहा है। 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए, तो 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगी, और हेक्टेयर में दे रखा है। ठीक है, एरिया होता ही हेक्टेयर में। तो देखो, ये नहर जो है वो इस प्रकार आ रही है, फटाक से समझने की कोशिश करिए, कंपटीशन का क्वेश्चन है। ये लो, ये इस रूप से आ रही है, ये 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर क्या है गहरी, और इसमें पानी बह रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर से इसमें पानी बह रहा है। ये लो, 10 किलोमीटर पर आवर से पानी ऐसे ऐसे बह रहा है। ठीक है, तो इससे 30 मिनट में सिंचाई करनी है, 30 मिनट। तो 30 मिनट में ये मानो कि इससे निकलने वाला जो पानी है ना, ऐसे पानी निकल रहा है, तो वो ऐसे बिखर नहीं रहा, एज इट इज ऐसे कैसा सीधा निकल रहा है। ठीक है, सपोज दैट एक मान लो, तो आधे घंटे में आपको एक इस प्रकार का क्यूबॉइड प्राप्त होगा, पानी इस फॉर्मेट में प्राप्त होगा, यदि वो पानी बिखर नहीं जाए, या इसमें आधे घंटे के पानी को रोक लिया जाए ऐसे इसी फॉर्मेट में। तो 6/1.5/10 किलोमीटर पर आवर में बहता है ना पानी, यानी यहाँ पत्ता डालोगे तो 1 घंटे बाद 10 किलोमीटर यानी उससे आगे का पानी निकल चुका होगा। तो आधा घंटे में कितना आएगा, 5000 मीटर। ठीक है, तो इसमें पानी कितना है नहर में, तो नहर में कितना पानी है उसके लिए आप क्या लिखेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे नहर में कितना पानी है, 5000 लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये टोटल पानी है जो नहर से, ये 6/1.5 की जो नहर है 10 किलोमीटर पर आवर से बह रही है, उससे 30 मिनट में ये वाला पानी निकलेगा। 30 मिनट का मतलब 5000 क्यों ले लिया, 5 किलोमीटर था, लेकिन 6 और 1.5 जो थे मीटर थे, इसलिए 5 किलोमीटर का भी मैंने क्या बढ़ा लिया, मीटर बना लिया। अब यही पानी खेत में जाएगा, तो खेत में जब भी आप पानी फैलाते हो तो पानी का आयतन क्या होता है, वो एरिया, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। किसी भी ठोस का आयतन ये होगा, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, जब वो रेगुलर हो। ठीक है, ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, चूंकि ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है
तो 8 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ। क्यों बनाओ ये मीटर? क्योंकि सारा मीटर में खेल है। अब देखो ये हो गया 15 6 90, तो 9 ही लिख दूं, 6 गुना 1.5, 9 पंजो ये हो गया 45, 45,000, 45,000 हो गया ये भाई। 6 को 1.5 से गुणा करेंगे 9, 9 पंजो 45, 45 से आगे 3 जीरो बराबर एरिया। अब इधर ले आओ इसको बचा हुआ माल 100/8। अब 8 को काट लो, देखो कैसे, 2 चौका 8, 25 चौका 100, ठीक है। और 2 से काट देते हैं इसको, और ये 1000 है तो 500 लिख देते हैं, ये लो, समझ गए ना, 1000 को काट दिया। अब ये हो गया 25 गुणा 45 पंजे होता है 225 और डबल जीरो बराबर है एरिया। ये एरिया है स्क्वायर मीटर में, ये एरिया स्क्वायर मीटर में। हमारे पास एरिया किसमें? हेक्टेयर में। तो पहले तो गुणा कर लेते हैं, चलो 25 डबल जीरो ऐसा कैसा, 25 पंजो 125, हासिल का हो गया 12, 25 दूनी 50, 12 62, हासिल का 6, 25 दूनी 50 और 6 56, ये आ गया 56,000, सॉरी 5,62,500 स्क्वायर मीटर। अब हेक्टेयर में क्या होता है कि ये होता है 10,000, इतना स्क्वायर जो मीटर होता है वो इक्वल होता है 1 हेक्टेयर के। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000, यानी 100 मीटर बाई 100 मीटर का जो प्लॉट है ना वो 1 हेक्टेयर है। तो इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो 10,000, 4 स्थान छोड़ के दशमलव लगा दो, तो ये आ गया 56.25 हेक्टेयर। अब मीटर नहीं आएगा, अब क्या आ गया? हेक्टेयर। मीटर क्यों आया? क्योंकि एक इसमें था पहले, वर्ग मीटर में था। तो देखिएगा ये छोटे छोटे सवाल थे आपके पास, 10-15 सवाल हमने किए हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको ज्यादा घबराने की ऐसी या कोई बहुत ज्यादा डीपली तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाओ। मैथमेटिक्स की जो बारीकियां हैं, कि जैसे इसमें 1-2 सवाल आया यूजलेस डेटा हमने कैसे किया, इस सवाल को हमने बिना सीधा यहाँ से शुरू करना था। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सवाल का पेन आपका यहाँ से चलना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कम से कम कैलकुलेशन करिए, जितना ज्यादा हो उसके आप माइंड का इस्तेमाल करिए, इमेजिनेशन पावर आपकी बूस्ट करिए, लॉजिकल पावर जो है उसको बूस्ट करिए। यदि आपको कंपटीशन में महारत हासिल करनी है, सॉरी मैथमेटिक्स में कंपटीशन को फाइट करना है, तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रोंग बनाएं आप। और मैथमेटिक्स में सवाल आपने देखे इतने इजी सवाल आए हैं कि यूं जैसे ऐसा लगा कि जीके का सा सवाल होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। फिर भी यदि कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइए कि किस टॉपिक से, किस प्रकार के सवालों में आपको प्रॉब्लम है। हो सकता है जहाँ तक होगा मेरी कोशिश होगी, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।